हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल में आज का जो टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन आपका चल रहा है। जो आज का टॉपिक है वो जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन या सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? जब दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच क्रॉस कराकर जो नेक्स्ट प्रोजेनी बनाई जाती है उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। और वो हाइब्रिडाइजेशन जो एक ट्रेडिशनल टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, तो बहुत उसमें एक लंबा प्रोजेनी बनाने में लंबा समय लगता है। जो कैरेक्टर्स हमें कुछ ऐड करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पेरेंट्स लेने होते हैं। तो जो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन है या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन है, इसमें हमें क्या करना होता है? दो ऑर्गेनिज्म का प्लांट्स के बीच उनका प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करना होता है और उनको फ्यूज करके एक सोमेटिक हाइब्रिड बनाया जाता है और फिर उसको कल्चर करके हाइब्रिड प्लांट्स बनाए जाते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन या सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोटोप्लास्ट कल्चर का मेथड है। यद्यपि सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले सक्सेसफुली एनिमल में किया गया और बाद में यह प्लांट्स में भी सक्सेस रहा। यद्यपि सेल्स के साइटोप्लाज्म के बीच स्वतः तथा नेचुरल रूप से होने वाले सोमेटिक फ्यूजन की इंफॉर्मेशन मिली है। ये भी होता है कि नेचर में कुछ प्लांट्स के बीच नेचुरल सोमेटिक हाइब्रिड्स पाए जाते हैं। परंतु इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है और तथा बहुत कम रिजल्ट देने वाली होती है। फ्यूजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए कुछ एजेंट्स का उपयोग किया जाता है जिससे इस क्रिया को हम 2 से भी अधिक गुना बढ़ा सकते हैं। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन क्या हो गया? दो सेल के जो प्रोटोप्लास्ट के आइसोलेशन के बाद उसका फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन द्वारा सोमेटिक हाइब्रिड की फॉर्मेशन सबसे पहले 1909 में कस्टर ने कस्टर साइंटिस्ट का नाम है, ने आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट पर कार्य करते हुए की। उन्होंने देखा कि जब जेनेटिक रूप से डिफरेंट प्लांट सेल के प्रोटोप्लास्ट को एक साथ कल्चर किया जाता है तो सेल के प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन द्वारा सोमेटिक हाइब्रिड्स प्राप्त होते हैं। और ये प्रोटोप्लास्ट कल्चर का बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा महत्व है। इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसको जेनेटिक ट्रांसफ़र के रूप में यूज में लाया जाता है। मॉडिफाइड प्रोटोप्लास्ट से रिजनरेशन द्वारा नया प्लांट तैयार किए जाते हैं। इसके अंतर्गत ऐसे प्लांट्स भी के बीच भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है जिनमें सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। कोई ऐसा प्लांट है जिसमें हम कोई कैरेक्टर लाना चाहते हैं परंतु वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं हो पाते, उसमें सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी पाई जाती है, लेकिन हम उससे सोमेटिक हाइब्रिड्स ज़रूर बना सकते हैं। तो सोमेटिक हाइब्रिड्स बनाने के लिए या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए जो हमें पहला स्टेप लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन का, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करने के लिए प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करना आवश्यक है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन। प्रोटोप्लास्ट कल्चर के लिए सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन आवश्यक है और प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन किसी भी टिश्यू अथवा सेल से किया जाता है। अन्य पार्ट्स की अपेक्षा लीव्स को अधिक सुविधाजनक माना गया है। प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन मैकेनिज्म में निम्न स्टेप्स लेनी होती हैं। बाकी तो किसी भी पार्ट से किया जा सकता है, लेकिन जो लीफ को अधिक सुविधाजनक माना गया है। और प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन की जो मैकेनिज्म है उसमें हमें कौन कौन सी स्टेप्स लेनी है उसको पढ़ेंगे। पहली स्टेप है कि जो लीफ का सरफेस स्टेलाइज किया जाना चाहिए। और हम जो लीफ से प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट कर रहे हैं उसको स्टेलाइज करना ज़रूरी है।
और स्टेरिलाइजेशन के लिए 30 मिनट तक 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। मतलब जो हमने ली है जिससे हम प्रोटोप्लास्ट निकालना है, उसके लिए उसको पहले स्टेरिलाइज करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन में घोल में उसको रखा जाता है, जिससे उस पर जो माइक्रोब्स हैं कोई भी वो उनको स्टेरिलाइज किया, उनका डिस्ट्रक्शन हो सके। स्टेरिलाइजेशन के बाद लीव्स के लोअर एपिडर्मिस को हटा दिया जाता है, पील आउट कर दिया जाता है, और लीफ के करीब 1 सेंटीमीटर एरिया वाले टुकड़े को एंजाइम के घोल पर इस प्रकार तैराया जाता है कि एपिडर्मिस रहित लीफ की सरफेस सॉल्यूशन के डायरेक्ट कांटेक्ट में, यानी कि हमने पत्ती का छिलका उतारा लोअर एपिडर्मिस, उस लोअर एपिडर्मिस को बिल्कुल जो सॉल्यूशन है उसके कांटेक्ट में रखेंगे, जिससे कि उस पर एक्टिविटी हो सके। इसके लिए जो हम एंजाइम्स यूज करते हैं ना, एंजाइम जिसमें हम डिप कर रहे हैं लीफ को, इसके लिए मैक्रोजाइम, सेलुलेज, हेमीसेलुलेज तथा पैक्टिनेज एंजाइम का सॉल्यूशन बनाया जाता है। एंजाइम के कारण प्रोटोप्लास्ट, अगर जैसे एंजाइम की एक्टिविटी हुई, उसने कहते हैं सेलुलोज को, हेमीसेलुलोज को, पैक्टिन को वगैरह गला दिया, जिससे वो जो प्रोटोप्लाज्म है वो आकर सॉल्यूशन में आ गए, जिनको हम सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा अलग कर लेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन, प्रोटोप्लाज्म को हमें आइसोलेट करना है, तो एक प्रकार से हमें प्रोटोप्लाज्म के आइसोलेशन में जो स्टेप्स लेनी है वो लेनी है, क्योंकि हमें लीफ यूज कर रहे हैं प्रोटोप्लाज्म के आइसोलेशन के लिए। तो जो हमें लीफ लेनी है उसको स्टेरिलाइज करना है, और उसकी स्टेरिलाइज करने के बाद जो उसकी पत्ती से जो पत्ती जो है उसका लोअर सरफेस हटाना है, लोअर एपिडर्मिस हटानी है, और उसको एंजाइम में डिप कर देना है। और इस प्रकार से डिप करना है कि जो लोअर एपिडर्मिस हटाई वो डायरेक्ट एंजाइम के कांटेक्ट में रहे। तो उसमें जो एंजाइम, और जो हम जो एंजाइम ले रहे हैं उसमें हमें सेलुलेज, हेमीसेलुलेज, पैक्टिनेज आदि एंजाइम लेना है, जिससे क्या होता है उस सेल की जो ये जो कंपोनेंट्स हैं वो गल जाते हैं और जो प्रोटोप्लाज्म बाहर निकल आता है, और एंजाइम का प्रोटोप्लाज्म अलग होता है। अब इसको हम सेंट्रीफ्यूज हमें करना पड़ता है। तो हम डायग्रामेटिकली देखें, जैसे हमारे पास ये कोई प्लांट है पर्टिकुलर, ये इसकी पत्तियों को तोड़ा और स्टेरिलाइजेशन के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन में डाल दिया। ये पत्तियों को सॉल्यूशन में डाल दिया स्टेरिलाइज करने के लिए। स्टेरिलाइज करने के बाद इस पत्ती को हमें क्या किया, पत्ती की जो लोअर एपिडर्मिस है उसका छिलका, मतलब लोअर एपिडर्मिस को हटाना है। लोअर एपिडर्मिस को हटा के फिर अब हम जो डालेंगे, अब हम उसको एंजाइम के सॉल्यूशन में डालेंगे, और इस प्रकार डालेंगे एंजाइम के सॉल्यूशन में, जिससे कि वो जो लोअर एपिडर्मिस जहाँ हटाई है वो डायरेक्ट एंजाइम के कांटेक्ट में है। तो जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी के कारण इसका जो प्रोटोप्लास्ट है बाहर निकल आता है, सॉल्यूशन में आ जाता है। फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद हमें सेंट्रीफ्यूगेशन करना होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन करने से क्या होता है, जो सेल का जो हैवी मॉलिक्यूल्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, वो नीचे जमा हो जाते हैं, और जो हल्के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो सेल का जो डेब्रिज, कूड़ा करकट है वो नीचे और प्रोटोप्लास्ट ऊपर आता है। तो इस प्रकार हमें ये प्रोटोप्लास्ट प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट हो जाता है। ये स्टेप्स नहीं, स्टेरिलाइजेशन, पीलिंग, isolation, centrifugation and isolation of protoplast। अब पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, यानी कि जब हम इस प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर लेते हैं तो किस प्रकार उसका फ्यूजन किया जाता है, कौन कौन सी
मेथड हैं जो प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करने के लिए इंड्यूस करते हैं। कुछ केमिकल मेथड हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड हैं। तो जिन दो स्पीशीज के प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करना होता है उनके प्रोटोप्लास्ट को सबसे पहले आइसोलेशन तथा प्योरीफिकेशन किया जाता है। तो आइसोलेट तथा प्योरीफाई करने के बाद उनका फ्यूजन निम्न में से किसी एक मेथड द्वारा कर लिया जाता है। जैसे पहला मेथड है स्पॉन्टेनियस फ्यूजन। इस मेथड में जब प्रोटोप्लास्ट को मिलाकर रखा जाता है तो कुछ स्पीशीज में इसका फ्यूजन अपने आप हो जाता है, स्पॉन्टेनियस मतलब स्वतः हो जाता है। तो ये वाला मेथड कहलाता है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। दूसरा है मैकेनिकल इंड्यूस फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट को माइक्रो मैनिपुलेटर या माइक्रोपिपेट की सहायता से एक दूसरे के समीप में लाया जाता है और तो उसमें फ्यूजन की संभावना बढ़ जाती है। मतलब माइक्रो लेवल पर हम उसको मैनिपुलेट कर पाएँ, पास कर पाएँ, उनको पास ला पाएँ माइक्रोपिपेट की सहायता। ये सब क्या माइक्रो ही मैकेनिकल इंड्यूस मेथड के अंतर्गत आता है। एक है NaNO3 इंड्यूस्ड फ्यूजन। इस मेथड में एक मिक्सचर तैयार किया जाता है जिसमें NaNO3 का घोल मिला होता है। इसमें प्रोटोप्लास्ट को डाल देते हैं। मतलब NaNO3 क्या करता है, प्रोटोप्लास्ट के फ्यूजन को स्टिमुलेट करता है। तो उसमें NaNO3 का घोल बनाकर इसमें प्रोटोप्लास्ट को डाल दिया तो उनमें जो फ्यूजन के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, वो फ्यूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और फ्यूज। तो इस प्रकार हमारे पास मतलब डिफरेंट मेथड हैं जिससे हम उसको फ्यूज़ कर सकते हैं प्रोटोप्लास्ट को। तो स्पॉन्टेनियस मेथड हो सकता है, मैकेनिकल इंड्यूस फ्यूजन हो सकता है और NaNO3 द्वारा इंड्यूस फ्यूजन हो सकता है।